तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो अध्याय फर्स्ट है, जो हिस्ट्री इतिहास का, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस प्रकार से हम देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, और पूरे के पूरे जितने भी MCQs और इससे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे जो वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो लास्ट तक जरूर देखें, मैं बता दूंगा कि PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने के से पहले मैं एक आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ से वीडियो को लास्ट तक देखें, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ईजी लैंग्वेज में इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद, द रेस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कक्षा यहाँ पर 10वीं यहाँ पर दिया गया है, कक्षा 10वीं इतिहास NCERT, कोई भी NCERT का बच्चा यहाँ पर देख सकता है। ठीक है, इस वीडियो को तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जो आपका मुख्य जो पॉइंट होने वाला है यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट होने वाला है अपना राष्ट्रवाद की, यहाँ पर होने वाला राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ पर पहला पॉइंट होने वाला है यही। ठीक है, तो इस बार से इस प्रकार से 1789। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई। ठीक है, इसने राजतंत्र से प्रभुसत्ता छीनकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में सौंपी। इस प्रकार से यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई, और यहाँ पर इसका सामूहिक पहचान देख लेते हैं हम। इसमें सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा बॉक्स जो सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम थे। यहाँ पर जो पहला पॉइंट देख लेते हैं हम, पृष्ठभूमि और नागरिक संयुक्त समुदाय का विचार। दूसरा देख लेते हैं हम, जो नया तिरंगा झंडा, पुराने राजशाही झंडे की जगह नया राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लाया गया। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं पॉइंट, जो स्टेटस जनरल का इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया, और सक्रिय नागरिकों द्वारा सक्रिय नागरिकों द्वारा यहाँ पर चुना जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पर अपना केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कदम उठाए गए, समान कानून बनाए गए सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, इस प्रकार से इजी लैंग्वेज में मैं आपको पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त। इसमें नाप तौल की एक समान मानक व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट लास्ट वाला देखते हैं, फ्रेंच भाषा। पेरिस में बोले जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से आपका जो यह पॉइंट था, जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, इसमें मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है जो अपना नेपोलियन और इसमें 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन कोड इसे कहते हैं। ठीक है, इसको नेपोलियन कोड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं, नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया। यहाँ पर फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए, जिसे 1804 की नागरिक संहिता कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अब पॉइंट देख लेते हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त। इसमें कानून के समक्ष सबकी समानता स्थापित की। ठीक है, यहाँ पर तीसरा जो नेक्स्ट दूसरा वाला देखते हैं, संपत्ति के अधिकार। इसमें संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ठीक है, इसमें संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ठीक है, जो 1804 की नागरिक संहिता थी, नेपोलियन कोड वाली। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देख ले, संपत्ति व्यवस्था का अंत। किसानों को दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ठीक है, इस प्रकार से इसमें मुक्ति दिलाई, जो भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क थे, इससे मुक्ति दिलाई इसने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट वाला, यातायात और संचार प्रणाली में सुधार। ठीक है, शहरों में जो गिल्ड कारीगर संघों में के नियंत्रण हटाए। ठीक है, इस प्रकार से जो गिल्ड, जिन्हें अब इसमें से एक ऑब्जेक्ट बन सकता है आपका, जो शहरों में गिल्ड के नियंत्रण मतलब हटाए गए, तो मतलब किससे हटाए गए, मतलब कारीगर संघ को गिल्ड कहते थे। ठीक है, गिल्ड नियंत्रण, शहरों में गिल्ड, कारीगर के संघों को शहरों में गिल्ड कहते थे। इसमें एक नोट दिया गया है, नेपोलियन की कमियां। यहाँ पर नेपोलियन की कमियां देख लेते हैं हम। नेपोलियन की कमियां थी जो, यहाँ पर नेपोलियन की कमियां, शुरुआत में लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का दूत माना, लेकिन यहाँ पर बाद में बढ़े हुए कर यानी टैक्स, सेंसरशिप और फ्रांसीसी सेना में जबरन भर्ती के कारण जनता की उस
उसका विरोध, जनता ने उसका विरोध शुरू कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है अपना यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है जो अपना यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जो 1815 के बाद, यहाँ पर तीसरा पॉइंट आ चुका है, 2 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, 1815 के बाद नया रूढ़िवाद और वियना की संधि। ठीक है, वियना संधि। तो यहाँ पर देख लेते हैं वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है यहाँ पर कब कब हुआ था, 1815 में। ठीक है, ब्रिटेन, रूस, प्रूसा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ठीक है, इस युद्ध में। तो इसमें वियना कांग्रेस 1815 के मुख्य निर्णय अध्यक्ष इसके कौन थे, ड्यूक मेटरनिख। इसकी अध्यक्ष देख लेते हैं ड्यूक मेटरनिख। ठीक है, जो वियना कांग्रेस के मुख्य निर्णय और अध्यक्ष थे। यहाँ पर वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। ठीक है, इसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं हम। इसके जो मुख्य पॉइंट हैं, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को पुनः सत्ता सौंपी गई। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देख लें, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 यानी 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को बरकरार रखा गया। ठीक है, यूरोप में एक, इसका उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य था, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट उद्देश्य था यही था। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम चौथा बिंदु जो है, चौथा है क्रांति, जो चौथा बिंदु है क्रांतिकारी जूसेपे मैथ्सनी। इसका जो क्रांतिकारी जूसेपे मैथ्सनी थे, यहाँ पर इसका जो चौथा पॉइंट बन चुका है। ठीक है, तो पॉइंट देख लेते हैं इसका पहला वाला, जो इटली का महान क्रांतिकारी था, इसके बारे में दिया गया है, जो जूसेपे मैथ्सनी कार्बोनारी की गुप्त संस्था का सदस्य बना। नेक्स्ट उसने 2 गुप्त संगठन बनाए, पहला था यंग इटली जो मार्सेई में, और दूसरा था यंग यूरोप जो बर्न में। ठीक है, इस प्रकार से अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्रांतिकारी जोसेफ मैथ्सनी था, उसने 2 गुप्त संगठन बनाई थी, उनका नाम क्या था, यहाँ पर आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मैथ्सनी का मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। यहाँ पर इस प्रकार से उसका मानना था। ठीक है, जो उनका विचार था। ठीक है, मेटरनिख, यहाँ पर मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ठीक है, किसने बताया था, मेटरनिख ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 5वां पॉइंट है क्रांतिकारियों का युग। यहाँ पर 5वां पॉइंट देख लेते हैं हम। 5वां पॉइंट है जो अपना इस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, 5वां पॉइंट है जो अपना क्रांतियों का युग है 1830 से 1848 और यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इस प्रकार से ये बिंदु होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इसे अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति, फ्रांस में बूर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया और लुई फिलिप को संवैधानिक राजा बनाया गया। मेटरनिख ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इस प्रकार से यह आपका काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपको इससे ऑब्जेक्ट बन सकता है कि मेटरनिख ने किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप देशों को जो सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको मेटरनिख ने यहाँ पर कहा था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इसका मेटरनिख होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो अपना नेक्स्ट है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 1821 से 1832। ठीक है, इस प्रकार से आपका होने वाला है। यूनान 15वीं सदी से ओटोमन साम्राज्य का, जो ओटोमन साम्राज्य था उसका हिस्सा था। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। ठीक है, अंततः 1832 की जो कुसुमतुनिया की संधि द्वारा, यहाँ पर कुसुमतुनिया की संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, अब देख लेते हैं रूमानियत। ठीक है, इस प्रकार से आपको रूमानियत दिखाने वाले हैं। ठीक है, इसका जो पॉइंट है, रूमानियत एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने तर्क वितर्क और विज्ञान का बजाय भावनाओं और अंतर्ज्ञान को रहस्यवादी अनुभूतियों पर बल देकर राष्ट्रीय भावना का विकास किया। जो उदाहरण है इसका, जर्मन दार्शनिक जोहान और गोटफ्रीड है हर्डर। इसका उदाहरण है जर्मन दार्शनिक जोहान गोटफ्रीड। इस प्रकार से आप 6वां देख लेते हैं, जर्मनी और इटली का एकीकरण। यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देख लेते हैं, जर्मन का
और इटली का एकीकरण इस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर बिंदु दिया गया है जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो अच्छे से आपको याद कर लेना। ठीक है, जर्मनी और इटली का एकीकरण हाई वेटेज टॉपिक है। यहाँ पर देखिए आपको लिख चुका है, यहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक है। ठीक है, ये कम से कम इसमें से 6 या 7 नंबर का आपको पक्का होने वाला है बोर्ड एग्जाम, एनसीईआरटी के जो एग्जाम होते हैं। तो इसका जो का बिंदु है यहाँ पर देख लेते हैं, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871। ठीक है, प्रमुख घटक यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसका विवरण दिया गया है। ठीक है, शुरुआती प्रयास इसका 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद सेंट पॉल चर्च में जो राजा द्वारा यहाँ पर राजा द्वारा खारिज होने पर असफल रही। अब देख लेते हैं एकीकरण का वास्तुकार। एकीकरण का इसमें से पॉइंट बनने वाला है एकीकरण का वास्तुकार। ठीक है, इस प्रकार से आपका पॉइंट बनने वाला है यहाँ पर एकीकरण का जो वास्तुकार था प्रसा का प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, रक्त और लोहे की नीति इसने अपनाई थी। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 3 युद्ध 7 वर्ष में कितने युद्ध थे? 3, जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ प्रसा की जीत हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका परिणाम जनवरी 1871 में हुआ था, निकला था जो परिणाम जो वर्साय के शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में केसर विलियम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया था। ठीक है, इस प्रकार से इसका आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जर्मनी और इटली का एकीकरण इस प्रकार से हुआ था। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं इटली का एकीकरण। यहाँ पर आपने देखा था जर्मनी का एकीकरण, अब इसमें देख लेते हैं हम नेक्स्ट में इटली का एकीकरण। ठीक है, इस प्रकार से आपका इटली का एकीकरण होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इटली का एकीकरण 1859 से 1870 तक, यहाँ पर 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा था, जिसमें केवल सर्डिनिया और पोडमोंट पर इतालवी राज घरानों का शासन था। ठीक है, नायक इसका और भूमिका इसमें देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर जो नायक था इसका जोसेफे मैथ्सनी, इसकी भूमिका थी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार और यंग इटली के जरिए जन जागृति। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम काउंटर कैबूर, और इसमें देख लेते हैं सॉर्डेनिया पीडमोंट का प्रमुख मंत्री कुशल कूटनीति से 1859 में ऑस्ट्रेलिया सेना को हराया। ठीक है, यहाँ पर 1859 में ऑस्ट्रेलिया सेना को हराया। इसमें देख लेते हैं जोसेफ गैरीबाल्टी लाल कुर्ती रेड शर्ट स्वयं सेवकों के साथ दक्षिण इटली व 2 सिसिलियों के राज्य मुक्त कराए। ठीक है, इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट है जो अपना पॉइंट है इसमें राजा विक्टर एमुनुएल यहाँ पर 1861 में एकीकृत इटली का पहला राजा घोषित किया गया है। इस पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट बनने वाला है। ठीक है, जो यहाँ पर पूछ लेता है कि 1861 में एकीकृत इटली का पहला राजा कौन था, यहाँ पर घोषित किया गया। ठीक है, राजा विक्टर एमुनुएल। ठीक है, 7वां पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर, 7वां होने वाला है रूपक एलेंजरी। ठीक है, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, यहाँ पर आपका 7वां पॉइंट होने वाला है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। यहाँ पर जो है 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया और उसे नारी रूप में चित्रित किया। यहाँ पर मारियन फ्रांस की नारी रूपक जनता की गणतंत्र लाल टोपी और तिरंगे का प्रतीक थी। जर्मनी का नारी रूपक वह बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका पॉइंट देखने को मिल जाएगा। 8वां पॉइंट है जो अपना 8वां है वो जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद बाल्कन तनाव प्रथम विश्व युद्ध की जड़। यहाँ पर बाल्कन क्षेत्र यहाँ पर भौगोलिक और जातीय विविधताओं वाला क्षेत्र, आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया आदि, जिनके निवासियों को स्लाव कहा जाता था। यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ से बनने वाला है, भौगोलिक और जातीय विविधताओं वाला क्षेत्र, आधुनिक रोमानिया और बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया आदि, जिनके निवासियों को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर आपको स्लो यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र नेक्स्ट है जो यह क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यहाँ स्वतंत्रता की होड़ मच गई। ठीक है, यहाँ पर बड़ी यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ पर कौन थी इसमें, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने व्यापार और जो सैनिक वर्चस्व के लिए बाल्कन में हस्तक्षेप किया। इस प्रकार से इसका नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है
इस प्रतिस्पर्धा और आपसी टकराव के कारण कई युद्ध हुए जो अंततः 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में बदल गए। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद जो यहाँ पर 1879 की फ्रांसीसी क्रांति से शुरू होकर 1914 के बालगंज संकट तक पहुंचा। इस PDF नोट्स को डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यहाँ पर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहीं से आपको इस PDF को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।